गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अपन पढ़ रहे थे एक हाथ स्वतंत्र और आश्रित के बारे में। तो लगभग ये आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट, चाहे वो एक हाथ स्वतंत्र के हों, चाहे वो एक हाथ आश्रित या परतंत्र के हों। जितने भी प्रकार के क्वेश्चन थे वो सारे हो चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो थ्योरम हो, एग्जाम्पल हो, क्वेश्चन हो, तरीका आपके समझ में आ जाना चाहिए। बस इतनी सी बात है, ठीक है। देखिए, शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको करते हैं और इसके बाद में अपना लास्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे इस यूनिट का। ओके, तो देखिए, यदि R से R में परिभाषित रियल नंबर है, समस्त फलों का सदिश समष्टि है BF, तब सिद्ध कीजिए कि FGH बिलोंग्स टू V। ये V के तीन अवयव हैं FGH, एक हाथ स्वतंत्र है। ये कह रहा है कि तीनों अवयव एक हाथ स्वतंत्र होने चाहिए, जहां दो अलग अलग कंडीशन दे रखी है। एक में तो F का मान है sin x, एक में G का मान है cos x और H का मान है x। दूसरे में F का मान e⁻2x, G का मान x², H का मान x। H तो दोनों में सेम है, F और G है वो अलग अलग है। दोनों कंडीशन में आपको ये दिखाना है कि FGH वो क्या है, एक हाथ स्वतंत्र है। ओके, तो स्वतंत्र का आपको मतलब पता ही है, उनके साथ तीन अवयव लेंगे आपके, तीनों का मान होना चाहिए 0। अब जो मान दिए गए उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना होगा आपको। वो होगा किस तरीके से, वो आप देखिए समझिए। यहाँ बी आर एक सदिश समष्टि है। एफ जी एच है वो बी के अवयव है और अक्सर वो कोई आपका अवयव। ओके, देखिए पहला पार्ट आपको दिखाना है कि एफ जी एच के है एक हाथ स्वतंत्र। एक हाथ स्वतंत्र होने के लिए वो समीकरण आपको काम में लेनी पड़ेगी और साथ में कोई आदमी अवयव होंगे तो वो आने चाहिए सभी 0। अल्फा 1 H प्लस अल्फा 2 G प्लस अल्फा 3 H इज इक्वल टू 0। ये तो समीकरण हो गई। अब यहाँ से पहली कंडीशन के लिए अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 तीनों का मान 0 आना चाहिए। एफ जी एस क्या हो जाएगी, एक हाथ स्वतंत्र। कंडीशन वही काम में आएगी, जो मान दिया गया है वो थोड़ा सा अलग है। ओके, देखिए एफ को आप देखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफ या एक्स एक चीज है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा 1 एफ एक्स, अल्फा 2 जी एक्स, अल्फा 3 एच एक्स। एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स का मान अप्लाई करते हैं पहले पॉइंट के लिए। ये समीकरण अल्फा 1 sin x, अल्फा 2 cos x, अल्फा 3 x इज इक्वल टू 0। अगर इसकी बात करें तो ये केवल एक समीकरण है। एक समीकरण तो देखो ज्ञात हो नहीं पाएंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। तो जो नई चीज आपके लिए वो ये है कि यहाँ पे आपको अक्ष के मान रखने होंगे। देखो sin x cos x, तो आप इनके मान रखिए। अक्ष बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, प्राकृतिक वास्तविक संख्या, ठीक है। तो कोई भी कोण ले लेंगे अपन, जो आसान आसान कोण है, 0 है, π/2 है, पाई है। इस तरीके से 2-3 समीकरण आ जाएंगे तो उनसे मान ज्ञात हो जाएगा किनका, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 के। क्योंकि इसके अंदर सभी मानों के लिए देखो
अगर आप यहाँ पे इसी समीकरण को देखोगे तो ये केवल एक समीकरण है और इससे अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री ज्ञात करना संभव नहीं है। तो फोर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर है, तो आर के सभी मानों के लिए, ठीक है, तो एक्स के बहुत सारे मान यहाँ पे हो सकते हैं और कोड के रूप में अपन जानते हैं 0, पाई बाई 4, पाई बाई 2, ठीक है, भाई इस तरीके से अपन मान ले सकते हैं। तो देखिए मैं कुछ मान अप्लाई कर रहा हूँ। फोर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, आप यहाँ तक लिखो, करते हैं मान। सबसे पहले एक्स बराबर जीरो, यानी साइन और कोस के लिए आप समझ सकते हो कि साइन 0 डिग्री कोस 0 डिग्री मान वो रखेंगे ताकि अपने को जो समीकरण मिले वो आसान से समीकरण मिल जाए और अपन इनका मान ज्ञात कर सके अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री। देखिए एक्स बराबर 0 पर अल्फा टू का मान आ गया 0, किस पर, एक्स बराबर 0 पर, ये साइन 0 0 वो 0, तो अल्फा टू कोस 0 का मान 1। अब यदि यहाँ से आप दूसरा मान लेते हो एक्स का पाई बाई 4, तो ये आएगा ये 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2। थोड़ी सी अपनी कैलकुलेशन है वो मुश्किल हो रही है, देखिए कुछ आसान मान लीजिए जैसे कि पाई बाई 2, तो यहाँ पे लोगे वो 1 हो जाएगा, यहाँ पे लोगे ये 0 हो जाएगा, तो मान आ जाएगा कोई ना। ओके, एक मान ले लेते हैं एक्स बराबर पाई बाई 2 पर। देखिए तो ये cos 90 है, ये तो जाएगा 0, इसका मान 1, समीकरण आ जाएगी अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 पाई बाई 2 इज इक्वल टू। तो ये अगर यहाँ पे अल्फा 2 में कोई बहुत होता तो जो शेष रहता उसका मान आ जाता, तो इसका मतलब एक समीकरण और चाहिए कोई, तब जाके मान प्राप्त होंगे अल्फा 1 और अल्फा 3 की। तो देखो अगर पाई बाई 2 की बात करें तो पाई रख देते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि साइन एन पाई होता है वो 0 होता है, पाई और 2 पाई कोई भी हो तो यहाँ से मान मिल जाएगा कोई। साइन पाई ये 0, अल्फा 2 कोस पाई माइनस 1 प्लस अल्फा 3 पाई इज इक्वल टू 0। माइनस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 पाई इज इक्वल टू 0। अल्फा 2 का मान ये 0, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, अल्फा 3 पाई इज इक्वल टू 0, इसका मतलब अल्फा 3 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपको स्वयं को मान रखने होंगे एक्स बराबर और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की मान याद हो जाएगी। अभी जो अल्फा 3 का मान है ये रख देंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखोगे 0, अल्फा 1 का मान 0
अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 तीनों का मान 0। आपको कैसे भी मिलके चाहे आप x के कोई भी मान रखो, मान ज्ञात करने हैं जो r के अभी है। ओके, एफ जी एच है वो एक घात स्वतंत्र है। इसी प्रकार इसका दूसरा पार्ट हो जाएगा जहाँ पे एफ जी एच के मान दिए गए की पावर 2x, एक्स स्क्वायर और उसको और कर देते हैं, लिख लो आप इसको। ये तीन एलिमेंट आर के अल्फाबेट गामा और ये एफ जी एच। दूसरे के लिए एफ जी एच का मान अप्लाई कर देते हैं। ये आपकी समीकरण 3, इसमें भी मान अप्लाई कर देते हैं। अभी क्या आप थोड़ा सा सोचिए कि यहाँ से एक्स का ऐसा कौन सा मान रखें ताकि अल्फा बीटा गामा में से किसी एक का मान प्राप्त हो जाए। देखो आप यदि इसमें रखते हो एक्स बराबर 0, ये पद खत्म, ये पद खत्म, e की पावर 0, किसी की पावर 0 1, अल्फा का मान यहीं से प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहला मान रख देते हैं इसमें एक्स बराबर 0। तो अल्फा का मान हो जाएगा 0। अब इसके बाद यदि देखें तो इसका मान हो जाएगा 0। तो अब ये बचेगा, तो x बराबर यदि अपन हमें 1 रखो 2 रखो इससे तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ से ही घट जाएगा। अगर x बराबर आप मान रखते हो 1 2 3 तो अपने दिक्कत आती है कि यहाँ से इसका मान कैसे घट होता। यहाँ पे तो गुणांक आ जाता 2 लेते तो 4 आता, 3 लेते तो 9 आ जाता। ओके, और यहाँ पे इसकी दिक्कत नहीं रहेगी क्योंकि इसके साथ में अल्फा है, अल्फा का मान 0, पूरा मान 0। तो अब आप आगे x बराबर 1 2 3 कोई भी मान अप्लाई कर सकते हो। अल्फा इंटू ए स्क्वायर बीटा 1 का स्क्वायर गामा 1, अल्फा का मान 0। एक समीकरण आ जाएगी, मान तो नहीं आया, एक समीकरण आ जाएगी बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0। अब यदि एक समीकरण और आ जाए अपने पास किसमें, बीटा और गामा में, तो मान ज्ञात हो जाएंगे बीटा और गामा के। ओके, तो आप थोड़ा रख दीजिए, 2 रख दीजिए, 3 रख दीजिए, कुछ भी। x बराबर 2 पर समीकरण 3 से कितना हो जाएगा, ये
तो 0, ये हो जाएगा 4 बीटा 2 गामा इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से 2 है वो किधर चला जाएगा, 2 बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0। 4 और 5 से आसानी से ज्ञात हो जाएगा बीटा और गामा का मान। देख लीजिए तीनों 0 है या नहीं। ओके, कर लो इसको। हम आसानी से ज्ञात कर लोगे बीटा और गामा का मान। समीकरण 4 और 5 से मान हो जाएगा बीटा का भी 0, गामा का भी 0, तीनों मान 0। यहाँ पे दूसरी कंडीशन के लिए भी जो सदिश एफ सी एच है वो क्या हो जाएंगे, एक घात स्वतंत्र। पावर 2x x स्क्वायर x अर्थात एफ जी एच क्या है, एक घात स्वतंत्र है। ये समीकरण अपन इसमें लेके चले थे, अल्फा e की पावर 2x प्लस बीटा x स्क्वायर प्लस गामा x इज इक्वल टू 0। अल्फा बीटा गामा तीनों का मान 0, इसका मतलब है तीनों सदिश यानी एफ जी एच क्या हो जाएंगे, एक घात स्वतंत्र। ठीक है, ये आसान से एक क्वेश्चन था जिसके दो पार्ट थे। बस जो चीजें अलग थी वो ये थी कि अक्स का मान आपको डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अक्स का मान डिफाइन नहीं करोगे तो केवल एक समीकरण अपने पास रहेगी, और एक समीकरण से जो आपके अवयव है, चाहे वो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 हो, चाहे वो अल्फा बीटा गामा हो, वो ज्ञात नहीं किए जा सकते। और अक्स बिलोंग्स टू आर है, वास्तविक संख्या है, तो आपको अलग अलग अपने स्वयं के नजरिए से इसको सोचना होगा कि एक्स के कौन से मान लें। जैसे से पहले वाला था तो उसमें अपन ने 0 लिया, पाई बाई 2 लिया, पाई लिया, उसमें पाई बाई 4 भी ले सकते थे आप, 3 पाई बाई 2 भी ले सकते थे, लेकिन वहाँ पे मान अंडर रूट में है, थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशन है वो बढ़ जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो सरलतम रूप मान लेंगे, इसलिए लिया था 0 पाई बाई 2 पाई, क्योंकि 0 और पाई पे साइन का मान क्या हो जाएगा, 0। थोड़ी सी अलग बात है कि यहाँ पे आपको अक्स का मान डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी 1 की पावर 2 एक्स में था, तो आप जानते हो किसी की पावर 0 1, तो पहले ले लिया एक्स बराबर 0, अल्फा हट गया, दो बच गए बीटा और गामा, उनके लिए सिंपल फॉर्मूला वही, मल्टीप्लाई कीजिए, काटापीटी कीजिए, मान आ जाएगा। ओके, तो ये एक क्वेश्चन और था, एक घात स्वतंत्र पर आधारित। ओके, आप इसको नोट कीजिए, फिर अपन नया टॉपिक शुरू करते हैं। अब अगला अपना टॉपिक है
आधार और विमा, बेसिस और डायमेंशन, ये लास्ट टॉपिक है अपनी यूनिट का। इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, कुछ थ्योरम है, एग्जाम्पल है, बस। ठीक है, तो समझिएगा कि कोई सदिश समष्टि है, उसका आधार क्या होगी और विमा क्या होगी। तो इम्पोर्टेंट है वो इसमें आधार है वो आपको ज्ञात करना है, विमा है वो आधार से ही ज्ञात हो जाएगी, पहली बात। इसके अलावा यदि आपको ज्ञात करनी है विमा, तो पहले आपको उस समष्टि, जो भी आपकी सदिश समष्टि है, उसका आधार ज्ञात करना होगा। आधार ज्ञात किए बगैर आप विमा को नहीं लिख पाओगे। ठीक है, नहीं लिख पाओगे और नहीं लिख सकते। अगर डायरेक्ट आप लिखते हो तो गलत माना जाएगा। तो जो विमा है उसके लिए क्या जरूरी है, आधार जरूरी है। ठीक है, तो समझिएगा आधार क्या चीज होती है। यदि सदिश समष्टि Vf का कोई उपसमुच्चय S हो, Vf कोई सदिश समष्टि है, S वो क्या इसका कोई उपसमुच्चय हो, तब S सदिश समष्टि Vf का आधार कहलाता है। यदि यानी Vf जो सदिश समष्टि है उसका आपका कोई उपसमुच्चय है, वही उसका आधार कहलाएगा। कंडीशन क्या होगी, देखिए। S है वो एक घात स्वतंत्र हो, तो ये कंडीशन है, इसको आप अच्छे से जानते हो कि Vf का कोई उपसमुच्चय है, कुछ अवयव होंगे, वो सभी इस प्रकार से होंगे कि उनका जो गुणांक है वो सभी जीरो होना चाहिए। इस जो परिभाषा है ये आपकी पढ़ी हुई है, इसमें कुछ भी आपके लिए नया नहीं। तो ऐसे एक स्वतंत्र कब होगा ये आप अच्छे से जानते हो, आसानी से आप प्रूफ कर दोगे। दूसरी कंडीशन एस है वो क्या हो, वीएफ का जनक हो। एस वीएफ का जनक हो, अर्थात देखो जनक का मतलब आपको बताया था, जहाँ पे आपको एक घात स्थिति की परिभाषा लिखाई थी उसमें कि एस है वो इसको जनित करता है। अर्थात एल एस बराबर वी, ये मतलब होता है कि एस है वो वी का क्या है, जनक है। ओके, तो यहाँ से देखा होगा प्रूफ क्या करना है दूसरी कंडीशन में कि V है उसमें कोई अवयव ले लेना है, V कोई अवयव ले लेना है। और LS का मतलब आप जानते हो, यदि आपके पास S में अवयव है तो आप जानते हो LS में किस प्रकार के अवयव होंगे। यदि S में V1 V2 Vn इस तरीके के अवयव है तो LS में किस प्रकार के अवयव हो जाएंगे, अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस डॉट 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 अल्फा एन Vn, उनका सेट हो जाएगा वो। ओके, तो ये LS का है। तो आपको करना क्या है कि जो V है उसमें कोई अवयव ले लेंगे। ओके, और वो दी गई कंडीशन में डिपेंड करता है कि अवयव आप किस प्रकार लोगे, और उस अवयव को दिखाओगे कि जो एलएस के अवयव होते हैं वो अवयव उन अवयव की तरह ही लिखा जा सकता है। यानी एलएस का मतलब है कि जो एस के अवयव है उनका एक आसंख्यों का समुच्चय, तो जो बी का अवयव है उसको एलएस के अवयव के रूप में लिखा जा सकता है। एलएस बराबर वी एस वी एफ का क्या हो, जनक, एस वी का क्या है, जनक। ओके, तो ये परिभाषा है किसकी, आधार की। सदिश समष्टि Vf का कोई उपसमुच्चय है S, S क्या कहलाएगा, Vf का आधार कहलाता है। यदि S एक स्वतंत्र हो और S अब V का जनक हो, अर्थात LS बराबर। ओके, इंपॉर्टेंट परिभाषा है, एग्जाम में भी आ सकती है,
अब परिभाषा बच गई विमा की। तो विमा की परिभाषा है वो ऐसी से लिखी जाएगी, आप इसको लिखिए, लिखवाते हैं आपको। ये परिभाषा हो जाएगी सदिश समष्टि बीएफ की विमा की। क्या परिभाषा है? सदिश समष्टि बीएफ के आधार एस में विद्यमान। आपको क्या करना है कि जो सदिश समष्टि है उसका आधार है जो है उसमें देखना है कि अवयव की संख्या, उसमें कितने अवयव है, अवयव की संख्या 2 अवयव है, 3 अवयव है, n अवयव है, तो उन संख्याओं क्या बोलोगे? सदिश समष्टि बीएफ की विमा। थोड़ा सा ध्यान से, कैसे? जो विमा है वो देखो किसकी है? सदिश समष्टि की विमा है, लेकिन अवयव किसमें देखने हैं? अवयव देखने हैं आधार एस में। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लास्ट में जब आधार प्रूफ हो जाएगा तो एस में अवयव देखिए, एस में जितने अवयव है वो हो जाएगी सदिश समष्टि वीएफ की विमा। ओके, तो समझ में आ गई होगी बात। जो विमा होगी वो किसकी होगी? सदिश समष्टि वीएफ की होगी। अवयव किसमें देखने हैं? सदिश समष्टि वीएफ के आधार एस में आपको अवयव देखने हैं, कितने अवयव है। ओके, इसे डायमेंशन ऑफ वी से व्यक्त करते हैं। डायमेंशन मतलब विमा और वी की विमा, और डायमेंशन ऑफ पी उसका क्या मतलब है? वी की विमा। इससे व्यक्त करते हैं। एस जो कि सदिश समष्टि बीएफ का आधार है, उसमें यदि एन अवयव है v1 v2 vn, तो डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू n। ओके, ये परिभाषा थी आधार और विमा की। उम्मीद आपके समझ में आ गई होगी। अब देखिए अपन इसके एग्जाम्पल और क्वेश्चन करते हैं, आप इसको लिख लीजिए।